तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित जाटव आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3। तो इसमें हम कंप्लीट सॉल्यूशन भी करेंगे जो क्वेश्चन है, और इसका इंट्रोडक्शन भी करेंगे, और बेसिक जो नॉलेज है इस चैप्टर के बारे में वो भी बताएंगे। ओटी इस क्वेश्चन से बनती है वो भी मैं बताऊंगा। बस आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको दूसरे वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलते हैं इस वीडियो के। देखो, इस चैप्टर का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसका क्या मतलब है वो देखिए। इससे पहले आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2, इसका नाम था बहुपद। देखो, बहुपद और समीकरण में क्या डिफरेंस है वो आपको मैं बताता हूँ। देखो, बहुपद होता है, ऐसे मान लीजिए कोई बहुपद है 2x प्लस बाय, ये बहुपद है। और समीकरण कैसा होता है, 2x प्लस बाय इज इक्वल टू 0, या यहाँ पे जीरो ना होगा, कुछ भी आप ले सकते हो, 1 2 3 कुछ भी। यहाँ पे अगर आपको इक्वल में कुछ भी ना कुछ दिया है तो वो होता है आपका समीकरण। लेकिन इज इक्वल टू में कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब वो एक बहुपद। ये इसका मेन डिफरेंस होता है। और इसमें दिया है दो चरों। दो चर का मतलब होता है कोई दो वेरिएबल। दो चर मतलब ऐसा मान लीजिए एक्स और वाई, ये दो चर हैं हमारे पास। एक्स वाई के प्लेस पर और भी कुछ हो सकता है, पी क्यू हो सकता है, कुछ भी एक्स वाई जी हमको दिया है, पी क्यू आर एस ए बी, कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। ये होता है दो चर, एक्स वाई। और रैखिक मतलब इसकी पावर वन दी हो। रैखिक मतलब इसकी पावर वन दी हो, ऐसे मान लीजिए 2x प्लस वाई हमको दिया है, लेकिन उनकी सबकी पावर कितनी है, 1 1 है। मैं इसका मतलब ये रैखिक समीकरण है हमारे पास, ठीक है, इजिकल टू 0। ठीक है। और युग्म मतलब होता है समीकरण, मतलब एक दो समीकरण हमारे पास है तो मतलब इसका मतलब है युग्म है। ऐसे देखिए, इसको हम एक वन मान लेते हैं। इसी का दूसरा पार्ट ले लेता हूँ मैं, इसको मान लीजिए 3x प्लस जेड इजिकल टू कुछ दिया है, इसको मान ली बाय मान लेते हैं। तो देखिए, ये हमारे पास हो गया सेकंड। इन दोनों को मिला दिया जाए तो ये हो गया युग्म। युग्म मतलब दो समीकरण हमारे पास। तो देखिए, आपका समय चैप्टर का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। दो चर मतलब दो वेरिएबल, और रैखिक मतलब इसकी पावर वन दी गई हो, और युग्म मतलब दो समीकरण हमको दिए गए हों। इस यूनिट में आपको सबसे पहले दो समीकरण ये आपको मिलेंगे जिसमें आपको सॉल्यूशन करना है, और उसके चर मतलब एक्स वाई की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। और इसमें बोला है कि बीजीगणितीय और ग्राफीय विधि में आपको करना पड़ेगा। अगर आपने ये समीकरण आपने निकाल दी, मतलब आधा काम आपका हो जाएगा। और आप ग्राफ में प्रदर्शित कर देंगे उन बिंदुओं को, जो आपके एक चर आपको निकालना है वो आप ग्राफ में आपको दर्शा देंगे, तो आपका पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा। एक मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ जो आपने 9th क्लास में पढ़ा है। अगर आप 9th क्लास का थोड़ा बहुत रिकॉल आप करे हुए तो शायद आपको सारा कुछ आपको याद आ जाएगा। और 9th क्लास में आपको सब कुछ पढ़ा है तो शायद आपको ये भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बार मैं फिर आपको बताता हूँ। देखिए, एग्जाम्पल में लेता हूँ उदाहरण। देखिए, एक मैं समीकरण लेता हूँ, जैसे 2x प्लस बाय इज इक्वल टू 0 मान लो, ऐसे मान लो 1 में ले लेते हैं। ये हमारे पास है। क्या कैसे हम सोल्व करते थे पहले, ऐसे हम पहले कोई करते थे, कोई बिंदु हम x इजिकल टू 0 लेते थे, और इसमें हम रखते थे। क्या होगा, देखो x इजिकल टू इसमें 0 रखेंगे तो जी हमारे पास 0 बन जाएगा, और y का वैल्यू हो जाएगा 1। इसका बिंदु क्या बना मेरे पास, बिंदु हमेशा क्या होता है, एक्स वाई के फॉर्म में होता है। तो बिंदु मेरा बनेगा, एक्स का वैल्यू 0 है, वाई का वैल्यू 1 है, तो ये आ गया मेरे पास 0,1। अगर मैं वाई का वैल्यू यहाँ पे 0 रख दूंगा तो देखो यहाँ पे बचेगा 2x, वाई का वैल्यू 0 इज इक्वल टू 1। तो देखो, जो x का वैल्यू आया 1/2 आया। लेकिन हमको अक्सर जो ग्राफ में दर्शाने के लिए इक्वल वैल्यू चाहिए होती है। इक्वल का मतलब मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हमको एक पूर्ण वैल्यू चाहिए होती है, ना कि पॉइंटों में। पॉइंटों का वैल्यू हम दर्शा सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ग्राफ में दर्शा सकते हैं कहीं भी। लेकिन जो चेक करने वाला होता है, और आप जब भी इसको बनाते हो तो आपको एक पॉइंट वाली वैल्यू थोड़ा दर्शाने में दिक्कत आ सकती है। इसलिए आप ऐसी वैल्यू चूज कीजिए जो एकदम एक्यूरेट हो, बिल्कुल सेपरेट हो। तो यहाँ पे मैं 1 ना लेके, सॉरी 0 ना लेके कुछ अगल वैल्यू हम सोचते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं 1 रख देता हूँ, तो देखो मैं यहाँ पे 1 रख दूँ, मान लो y का वैल्यू, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो 1 से 1 कट जाएगा, मतलब ये 1 उधर जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x का वैल्यू मेरा आएगा 0। तो मेरा बिंदु क्या बनेगा, बिंदु मेरा बना 0,1। तो हमारे पास दो बिंदु बन चुके हैं, दोनों सेम ही आ गए हैं। तो क्या हमको सेम वैल्यू चाहिए, बिल्कुल सेम पॉइंट हमको चाहिए। देखो, जो हमारे पास लाइन बनती है उसके लिए दो पॉइंटों की आवश्यकता होती है। ये दो पॉइंट तो दिए हैं लेकिन सेम है, इसका मतलब वो दो बिंदु नहीं है। ऐसे मान लीजिए ये बिंदु है, अब आप इसे कहोगे कि दो बिंदु है, ये केवल एक बिंदु है। हमको एक लाइन बनाने के लिए, एक इस रैखिक रेखा बनाने के लिए हमको एक दो बिंदुओं की आवश्यकता होती है।
एक ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये हमारी एक सरल रेखा बनेगी। लेकिन यहाँ पे सेम बिंदु आ गए, इसलिए का मतलब हम यहाँ पे कुछ और वैल्यू सोचना हमको पड़ेगी। तो ऐसे मान लीजिए मैं कुछ और वैल्यू यहाँ पे सोचता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे 1 सोच लिया। अभी 1 सोचा था लेकिन बराबर आई थी, अब मैं 2 मान लेता हूँ। तो y का वैल्यू मान लीजिए हमने 2 मान लिया। मैं 2 यहाँ पे रखूंगा तो इसको इधर ले जाऊंगा तो 2 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, और 1 माइनस 2 मतलब कि -1 हमारे पास आएगा। तो अब देखिए 2x, और वही फिर करेंगे तो माइनस पॉइंट में कुछ वैल्यू आएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो अब ऐसा क्या सोचें हम लोग कि हमारे पास सेपरेट वैल्यू आ जाए। अगर मैं मान लीजिए y का वैल्यू 1 रख देता हूँ तो 1 से 1 कट जाएगा। देखो 1 रख के देखते हैं वापस से, तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, लेकिन ये नहीं होगा। तो एक ऐसा एग्जाम्पल हम क्या सोचें, आप कमेंट करके बताइए। देखिए अगर मैं यहाँ पे 4 ले लेता हूँ, यहाँ पे y का वैल्यू कितना ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं। तो देखिए 4 लेने से हमारे पास क्या हुआ, आंसर आएगा। चाहो तो आप 3 भी ले सकते हो, 3 लेने से भी आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 2x, यहाँ पे मैंने ले लिया 3 ले लिया इज इक्वल टू 1। 2x उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का तो ये 3 में से बन जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, और x का वैल्यू आ जाएगा -1। तो देखिए यहाँ पे बिंदु जो बना हमारा, बिंदु बना -1 और 3, ये हमारे पास बिंदु आ चुके हैं जो कि आप आसानी से ग्राफ में प्रदर्शित कर सकते हो, है ना। तो देखो हमारे पास क्वाड्रेंट कैसे होते हैं, चतुर्थांश देखिए। जैसे जी हमारे पास एक लाइन है, और ये हमारे पास एक्स वाई, ये एक्स लाइन है ना। ये हमारे पास एक्स होती है, ये -x, ये बाय, और ये -y, यही होता है। इसका जो मूल बिंदु के होता है वो 0,0 होता है। अब देखिए हमको ज्यादातर कहाँ से कहाँ तक जाना है, 0 से 3 तक जाना है, मतलब ज्यादातर 3 तक जाना है। तो देखिए मैं यहाँ पे लेता हूँ 1 2 3, 1 2 3, -1 -2 -3 -1 -2 -3। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, अगर आप ये अच्छा अच्छे से समझ गए आप एक बार, तो 3.1 और 3.2 दोनों में आपको कहीं से कहीं तक प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। मतलब ये आप समझ गए ना, तो आप कहीं से कहीं तक हर क्वेश्चन आप कोई सा भी उठा के आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हो, है ना। तो देखो मैं एक बार दर्शाता हूँ कि 0,1 कहाँ पे है, इसमें कहीं पे देखो x का वैल्यू 0 ये है, और y1 मतलब कि ये, मतलब कि इसका जो बिंदु आएगा वो यहाँ कहीं पे आएगा। और दूसरा देखिए -1,3, -1 कहाँ पे है, माइनस का 1 यहाँ पे है, -1x, और 3 ऊपर कहीं पे मिलेगा, मतलब कि ऐसा कहीं जाएगा और यहाँ पे कहीं बिंदु मिलेगा। तो इसको हम स्पर्शरेखा से मिला देंगे तो मतलब कुछ ऐसा मिलेगा। ये कर्व हमारा है, इसको हम बोलेंगे लाइन कौन सी है, ये वाली, 2x प्लस y इज इक्वल टू 1। इसके बिंदु को हम दर्शा सकते हैं 0,1, और ये थी -1,3। ये हमारे पास बिंदु थे, एक लाइन बन गई है। तो यही हमारा इसका आंसर है। इसका जो समीकरण हमको ये बीजगणितीय दिया था, ये हमको दिया था, और ग्राफीय में हमको दर्शा दिया, इसका मतलब इसका आंसर आ चुका है। इसी प्रकार हमको ये क्वेश्चन हमको दिया है, 3.1 का क्वेश्चन हमको दिया है। इसी प्रकार हमको इसकी बीजगणितीय मतलब इसके समीकरण निकालेंगे और इसको ग्राफ में दर्शाएंगे। बेसिक है, इस प्रकार हम करेंगे। तो आई होप आपको इस उदाहरण को आपको समझ में आया होगा, है ना। तो आगे देखिए मैं एक, इसमें आपको एक समीकरण दिया था, लेकिन आपको जो दो चर वाला है, तो आपको सोचना चाहिए कि आपको दो समीकरण आपको दिए होंगे इसमें। इसमें 3.1 में 3.2, और आगे भी इतने क्वेश्चन आएंगे, उसमें सब में दो समीकरण आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो देखिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को करते हैं, फिर देखते हैं। हाँ, इससे पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, जिसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूजन हो सकते हैं आप लोगों को। तो ऐसा मान लीजिए 2x² प्लस 1 प्लस बाई इजिकल टू 0 दिया है। ऐसा मान लीजिए यहाँ पे दिया है x माइनस बाई इजिकल टू 1 दिया है ना। x इजिकल टू बाई दिया है, और भी मान लीजिए 4p² माइनस 5q² इजिकल टू 0 मान लीजिए। इसमें मैं क्या बता देना चाहता हूँ आपको, आपको इसमें दिखना है कितने चर हैं और कितनी घातें हैं। आपको इसमें कितने चर दिख रहे हैं, देखिए यहाँ पे एक x चर है और भी एक y चर है, मतलब कि यहाँ पे दो चर हैं, दो चर हैं यहाँ पे। और आपको कितनी घातें दिख रही हैं यहाँ पे,
इसका मतलब आपको यहाँ पे दो घातें दिख रही हैं। यहाँ पे एक्स की कितनी देखो y की पावर 1 है और x की पावर 2 है। मतलब इसकी मैक्सिमम मतलब अधिक से अधिक घातें कितनी है 2 है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा दो चर वाला द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, इजिकल टू 1 दिया है। इसमें कितने वेरिएबल आपको दिख रहे हैं, मतलब कितने चर हैं इसमें, x और y, इसमें दो चर हैं। इसमें कितने चर हैं, दो चर हैं। तो दो चर में यहाँ पे लिखूंगा दो चर, और घातें कितनी है इसमें, अधिकतम एक घात आपको दिख रही है, तो मैं लिखूंगा दो चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है। इसी प्रकार देखिए एक्स इजिकल टू वाई हमको दिया है, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है। यहाँ पे भी क्या है, दो चर हैं और रैखिक बहुपद है, मतलब रैखिक समीकरण है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे। इसी प्रकार देखिए मैंने आपको बोला था पी क्यू कुछ भी यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे पी क्यू आ गया है, तो पी क्यू में आप यहाँ पे लिख दोगे दो चर हैं और घात भी दो ही घात है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। एक और ले लेते हैं यहाँ पे, ऐसे मान लीजिए 5x प्लस 6y प्लस जेड ले लेते हैं, इजिकल टू 1 ले लेते हैं। लेकिन आप इसमें देख रहे होंगे एक एक्स वाई जेड, इसमें थ्री चर हैं, थ्री चर हैं, लेकिन इसमें घात कितनी है, दो, एक घात आपको दिख रही है। इस पे भी एक घात है, इस पे भी एक घात है, इस पे भी घात है, इसमें लिख देंगे हम त्रिघात बहुपद है, त्रिघात समीकरण आपको इसमें देखिए। इसमें आपको बस पहचानना है, और इस 3.1 में और 3.2 में आपको बिल्कुल एक घात वाले ही रैखिक बहुपद आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसे ही चैप्टर का नाम भी क्या है, रैखिक बहुपद है ना, रैखिक समीकरण चैप्टर का नाम है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, जिसमें आपको आसानी से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या दिया है देखिए, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब एक पिता है, वो अपनी एक पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, मतलब पहले की बात हो रही है, 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब वो कह रहा है पुत्री से कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 साल बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या मतलब है इसका देखिए, एक मिनट में क्वेश्चन निकाल लेता हूँ। देखिए आफ्ताब की आयु मान लेते हैं हम x वर्ष है, और उसकी बेटी की मान लेते हैं y है ना। आफ्ताब की आयु मान लेते हैं, देखो माना, माना आफ्ताब की आयु मैंने मान ली x है, और उसकी बेटे की कितनी है मान लेते हैं, उसकी उसकी पुत्री की आयु मैं y मान लेता हूँ। उसके पिता की आयु मैंने मान ली x, उसकी पुत्री की मान ली y। उसने क्या बोला था कि 7 वर्ष पूर्व, मतलब पहले की बात हम कर रहे हैं, 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। देखो यहीं पे देखो, तो बोला है 7 वर्ष पहले, मतलब कि x-7, मतलब 7 वर्ष पहले की बात हो रही है, तो मतलब माइनस हमको करना है। यहाँ पे देखिए इस पुत्री की आयु भी, अभी की आयु, और 7 वर्ष पहले, मतलब अभी वो लड़की है उससे पहले की बात हो रही है, मतलब 7 साल उस लड़की की आयु में से कम कर देंगे, तो बाय -7। ठीक है। अब देखो क्या बनेगा, समीकरण हमारे पास बनेगा x-7 इज इक्वल टू 7/-7। देखो क्या मतलब है इसका, उसने लिखा था देखिए 7 वर्ष पूर्व में तुमसे, ये हमारा पिता है, मतलब उस लड़की का, इजिकल टू उसकी पुत्री। क्या लिखा है उसने, 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, मतलब ये हमारे पास उसके पिता है, उसकी 7 गुनी आयु का था वो, है ना पहले। तो देखो इसको हम सोल्व करते हैं, x-7 इजिकल टू, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/-749। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, इसको इधर एक साइड लेकर आते हैं, तो माइनस का 7 इसको उधर ले जाते हैं, माइनस का उधर प्लस करेंगे तो 49-7, x-7 इज इक्वल टू, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा हमारा, है ना। दोनों के इसको समीकरण नंबर 1 हम दे देते हैं। आगे देखिए आगे क्या बोला है उसने,
अब से 3 साल बाद मतलब कि आगे की बात कर रहा है, मतलब कि प्लस होगा इसमें, है ना? मतलब आगे की बात ये कर रहा है तो मतलब कि इससे पिता पिता की आयु कितनी हो जाएगी x प्लस 3, मतलब कि 3 साल बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊँगा। ये हो जाएगी पिता के लिए, कितने हो जाएगी पिता के लिए, और पुत्री के लिए क्या हो जाएगी y प्लस 3, ये हो जाएगी अपनी पुत्री के लिए। तो देखिए इसका समीकरण क्या बनेगा? अब उसने बोला है कि अब से 3 साल बाद, तो देखिए यहाँ पे समीकरण बनेगा x प्लस 3 बाद इजिकल टू बराबर आएगा 3 साल बाद y प्लस 3। देखो बोला था अब से 3 साल बाद तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ये पिता था, उसे 3 साल बाद उसके 3 गुनी आयु का रह जाएगा, तो मैंने यहाँ पे वही लिखा है ना। आप अगर भाषा पढ़ना अच्छे से सीख गए तो आप अच्छे से क्वेश्चन को कर पाओगे। देखो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे x प्लस 3 इज इक्वल टू अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3/9, अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद में इसको एक साइड लेकर आएंगे x माइनस 3 बाय इक्वल टू, इसको उधर ले जाते हैं तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा हमारा 6। इसको समीकरण नंबर हम 2 दे देते हैं। मेरे पास समीकरण 1 और 2 आ गया है। इसको हम एक साथ लिख देंगे, मतलब कि हमारा आधा सॉल्यूशन आ चुका है, बीजीगणितीय हमारे पास आधा आंसर आ चुका है, मतलब कि आपका 50% सॉल्यूशन आपका हो चुका है। इतना आप अच्छे से कर लेंगे। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस इस चरों के वैल्यू निकालनी है और आपको ग्राफ में प्रदर्शित करना है। तो इससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए और आगे हम बढ़ते हैं। तो देखिए आपको हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऐसे आपको नहीं आएगा। अगर आप भाषा को अच्छे से पढ़ना सीख गए ना तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इस क्वेश्चन में। देखो हम अच्छे से हमको एक बार इसको मिटा दिया है, तो देखिए तो देखिए पहला जो समीकरण मेरा बना, एक सेकंड, कुछ गलत किए थे क्या अपन? हम्म, हाँ देखो, हाँ देखो यहाँ पे 7 था, उधर जाके कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाना था। देखिए ये माइनस का आएगा 7, इधर माइनस का 7 था, इसमें से माइनस हो जाएगा -7। ये कितना बचेगा यहाँ पे, माइनस का 42 बचता है ना इस समीकरण नंबर 1। देखो समीकरण नंबर जो 1 है, x माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस का 42, इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया। और दूसरा है x माइनस 3 इज इक्वल टू 6, ये हमारे पास दिया है दूसरा समीकरण। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, बिंदु निकाल लेना है और ग्राफ में दर्शा देना है, बस आंसर आ गया आपका, मान लीजिए। तो मैं समीकरण नंबर 1 से स्टार्ट करता हूँ, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से ऐसा लिखिए, मैं x का वैल्यू 0 रखता हूँ। सबसे पहले आपको 0 रख के देखना है क्या आंसर आता है। x का वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ पे x का वैल्यू 0 हो जाएगा, बचेगा -7y, तो मैं लिखता हूँ -7y इज इक्वल टू माइनस का 42, माइनस से माइनस काट दो, y का वैल्यू आ गया 7 बटे में जाएगा तो 7 छंग 42, ये आ गया y का वैल्यू 6। तो बिंदु क्या मेरा मिला, बिंदु मुझे मिला 0,6। ठीक है, देखिए आगे, अगर मैं y का वैल्यू 0 रख देता हूँ तो y हमारा 0 हो जाएगा, तो x का वैल्यू मुझे मिलेगा 42, बड़ा वैल्यू मिला भाई, है ना। तो ऐसे प्रकार की वैल्यू के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए आप लिख लीजिए 42, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो x का वैल्यू मुझे डायरेक्टली मिल गया -42। तो देखिए बिंदु क्या बनेगा मेरा, बिंदु मेरा बना माइनस का 42 और 0, ये हमारे पास दो बिंदु आ चुके हैं, इनको हम दर्शाते हैं, फिर आगे प्रोसेस हम करेंगे। सबसे पहले मुझे बना लेना है क्वाड्रेंट। देखिए ये मैंने बना लिया क्वाड्रेंट, में बनाता हूँ ऐसा कुछ,
देखिए बुक में कैसे ही दिया हो, बस आपका मैच करना चाहिए, वहाँ की आपका हो जाएगा काम। इससे पहले मैं चाहता हूँ कि यार इसके भी हम निकाल लेते हैं, तो चलो निकाल ही लेते हैं, फिर एक साथ हम पुट कर देंगे। अगर मैं इस बार समीकरण नंबर 2 की बात करूँ, समीकरण नंबर 2 की मैं बात करूँ, अगर इसमें मैं x का वैल्यू 0 रख दूँ, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस का, ये बटे में आएगा तो हो जाएगा माइनस का 2। बिंदु का मिलेगा मुझे, बिंदु मुझे मिलेगा 0, -2। इसी प्रकार मैं दोबारा अगर y का वैल्यू 0 रख दूंगा, तो ये 0 हो जाएगा, तो x का वैल्यू मुझे मिलेगा 6। बिंदु मुझे मिलेगा 6, 0। तो देखो मैक्सिमम हमको x का वैल्यू 6 दिया है, ये 6 दिया है, मतलब कि 6 तक हमको जाना है, तो मैं 6 तक बनाता हूँ इसको। ये हमारा x होता है, ये y होता है, ये माइनस एक्स होता है, ये माइनस का y होता है ना। देखो ये 1 दिया है, 2, 3, 4, 5, 6 तक हमको जाना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। इधर भी चलते हैं, ए से 1, -2, -3, -4, बस बहुत इतना ही काफी है। इधर हमको कितना जाना है, -42 तक जाना है। तो -42 के लिए -1, -2, इसको डेड डैश कर दो। इसको एक काम करना, डेड डैश लाइन कर देना, इसको ऐसा कर देना और यहाँ पे लिख देना माइनस का 42। ये एक्स था हमारा माइनस का, ये हमारे पास एक्यूरेट हो चुका है। अब बिंदु को हमको दर्शा देना है। सबसे पहले बिंदु दिया है 0,6, तो x का वैल्यू 0, मतलब ये पॉइंट हमारा यहाँ कहीं पे आएगा। ठीक है, दूसरा बिंदु देखिए, माइनस का 0, ये 0 दिया है y का वैल्यू, और ये यहाँ पे आएगा कहीं। तो इसका कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। क्या बनेगा, इसकी ऐसी लाइन आएगी, इसकी ऐसी लाइन आएगी, देखिए ऐसी कुछ लाइन आएगी इसकी, ये देखिए। ठीक है, तो ये कौन सा ग्राफ है आपका, ये वाला। फर्स्ट समीकरण आपको दिया है x-7 y इजिकल टू माइनस का 42। ठीक है, ये आपका बन गया। इसको चाहो तो आप बिंदु को भी दर्शा सकते हो, कितना था, 0, माइनस का 42, -42, और ये था हमारा 0,6। नेक्स्ट देखिए, आपको बिंदु दिया है 0,6, सॉरी 6,0। 6 कहाँ पे है भैया, ये रहा 6, 0 यही है, तो ये हमारा बिंदु मिल गया। एक दूसरा बिंदु दिया है, हाँ पहला बिंदु ये था, दूसरा ये था। पहला बिंदु हमने दर्शा दिया, यहाँ पे आ गया। दूसरा दिया है 0, माइनस का y, तो ये यहाँ पे कहीं आ गया। देखो x मतलब 0 यहाँ पे दिया है, y 2 है, तो नीचे के ऊपर आ जाएंगे, तो नीचे के लिए 2 पे गए हम लोग, यहाँ पे आ गए। दोनों को हम ऐड कर देंगे, देखो इस बिंदु को और इस बिंदु को, दोनों को हम ऐड कर देंगे। ये हमने ऐड कर दिया। ये कौन सा समीकरण है भाई हमारा, ये है x-3y = 6। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। आपको बोला था कि बीजगणितीय समीकरण ज्ञात कीजिए, तो हमने बीजगणितीय निकाल दिए। दूसरा बोला था ग्राफीय रूप में लिखिए, तो ग्राफीय रूप में अभी आपने व्यक्त कर दिया। हो गया सॉल्व, बस इतना ही तो करना था, है ना। ऐसे ही आप करते रहोगे, आपके आंसर आते रहेंगे। ज्यादा कुछ खास नहीं था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन को, और इसका सेकंड क्वेश्चन हम करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी ऐसे ही करना है, आपको बिंदु निकालना है। सबसे पहले आपको समीकरण बनाने हैं, उसके बाद आपको सॉल्व करना है। तो इसको सबसे पहले मैं मिटाता हूँ, और फिर अच्छे से हम लोग करेंगे। तो देखिए, तो देखिए हमारे पास चल रहा है 3.1 चल रहा है। उसका हमने फर्स्ट प्रॉब्लम कर लिया, हमारे पास देना है सेकंड क्वेश्चन। क्या है सेकंड क्वेश्चन, मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ। हाँ, क्वेश्चन है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। ठीक है, मान लीजिए, माना, मैं लिख देता हूँ पहले, माना माना क्रिकेट टीम के खिलाड़ी ने 3 बल्ले, माना बल्ले कितने, माना
माना बल्लों की संख्या मैंने मान ली x, और गेंदे की संख्या, और या तथा करके लिख सकते हो, तथा बल और गेंदों की संख्या मैंने मान ली बाय। ठीक है, इतना बात है वो क्लियर है। सॉरी, देखिए, तो पहला लाइन पढ़ के आप पहला समीकरण आप बना दिए। क्या लिखा है कि क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। मतलब कि मैं बना सकता हूँ कि 3 गेंद खरीदी 3x, मतलब कि बल्ले, हाँ 3 बल्ले उसने खरीदे, प्लस 6 गेंद खरीदी। कितनी गेंद खरीदी? 6 गेंद खरीदी। टोटल कितने रुपए खर्च हुए उसके? 3900 रुपये लगे उसके। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। दूसरा उसने बोला है, एक काम करते हैं, इसको अच्छे से ऊपर से लिखते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा और कोई जगह आपको कम है। देखिए, 3x + 6y = 3900। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। और आगे देखा है, बाद में उसने एक और बल्ला उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। फिर उसने एक बल्ला और खरीद लिया, 2 गेंद और खरीद ली, कितने में? 1300 रुपये में। ये 2 हो गया। ये आपका क्या निकलेगा? बीजगणित निकल के खत्म। 50% सॉल्व। देखते ही समझ में आ रहा है। देखो, उसने बोला था कि 3 बल्ले खरीद लिए, 6 गेंद खरीद ली, उनका टोटल प्राइस था 3900 रुपये। फिर बोला एक बल्ला और खरीद लिया और 2 बॉल खरीदी, टोटल रुपये खर्च हुए 1300 रुपये। बस हो गया। अब आपको बिंदु निकालने हैं, ग्राफ में दर्शा देने हैं, खत्म हो गया आंसर। देखो, समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 1 से अगर मैं x का वैल्यू 0 रखूं, जैसे, हाँ एक बात और सुनिए, अगर मैं इसको थोड़ा सॉल्व कर लूं तो इसका थोड़ा सरल सा रूप आ जाएगा। अगर मैं इसमें 3 का सम में भाग दे दूं तो हमारे पास क्या बचेगा? x + 2y = इसमें 3 का भाग देंगे तो 13 बार जाएगा, तो 3 देंगे 13, 13 3 3900 होता है। आप ऐसा रख लीजिए, इसको 2 मान लो, इसको 1 मान लो, है ना, इसको हमने 1 मान लिया, ऐसा लिख लिया। अब यहाँ पे देखो, x का वैल्यू अगर मैं 0 रख दूंगा तो y का वैल्यू क्या आएगा? देखो, y का वैल्यू बचेगा, y का वैल्यू आएगा 2y = 1300। y का जो वैल्यू आया मेरे पास, 1300 का आधा कितना होता है? 6 दूनी 12, मतलब कि 650 आएगा। ये y का वैल्यू आ चुका है। तो बिंदु क्या बना मेरा? बिंदु बना 0,650। ये आ गया। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं y का वैल्यू 0 रख दूं, और y का वैल्यू रखूंगा 0 तो डायरेक्ट हमको 1300 मिल जाएगा। x का वैल्यू 1300 आ गया। तो बिंदु कितना मिला मुझे? बिंदु मुझे मिलेगा 1300,0, क्योंकि जो फॉर्मेट होता है x, y का होता है ना, इसलिए हम यहाँ पे x पहले लिख रहे हैं, y बाद में लिख रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, समीकरण नंबर 2 से सबसे पहले आपको 0 0 रख दी। सबसे आसान तरीका, कुछ सोचना ही नहीं है। है ना, आप 0 0 रख दोगे तो आसानी से हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, अगर x का वैल्यू 0 रखूंगा इसमें, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2y = 1300। सेम ही आ गया। और y का वैल्यू कितना आ गया? 650 आ गया। बिंदु सेम ही आ गया। तो बिंदु कितना बना मेरे पास? 0,650, है ना। क्या आपको दोनों समीकरण सेम ही नहीं लग रहे क्या? समीकरण भी सेम है भाई, तो ऐसी बात है, आंसर भी हमारा सेम ही आ रहा होगा। देखो, हाँ देखो, ठीक है। देखो, इसी प्रकार मैं इसमें y का वैल्यू 0 रख, x का वैल्यू 0 रख दिया, y का वैल्यू 0 रख देंगे तो डायरेक्ट 1300 आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, y का वैल्यू भी 0 रख देता हूँ, तो x का वैल्यू 1300 आ जाएगा। तो बिंदु क्या मिला मुझे? 1300,0। ये हमारे पास एक्यूरेट हमको बिंदु मिल गए हैं। तो देखिए ग्राफ कैसा बनेगा वो देखिए, क्योंकि ग्राफ मोस्ट है इसका।
क्योंकि समीकरण दोनों सेम ही बन रहे थे और उसका आंसर भी हमारे पास सेम ही आ गया, है ना। तो देखिए किस प्रकार इनको दर्शाते हैं हम लोग। इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं और इसको थोड़ा लंबा ले लेते हैं, है ना। देखो ऐसा है, ये होता है 0,0, ये हमारा एक्स है और ये मेरे पास वाई है। देखिए आपको बड़ी बड़ी वैल्यू दे रखी है, 100, 200, 1300, 650 ऐसा दिया है। तो क्यों ना हम 100, 200, 200 करके ले लें, 200, 150 करके ले लेते हैं, इससे आसानी होगी। तो मैं यहाँ पे 150 से स्टार्ट करता हूँ, 150, 300, 450 और कितना हो जाएगा, 600, इसमें हो जाएगा 750। अब देखिए यहाँ पे कहीं पे कितना आएगा, मेरा पास 650 आएगा, है ना। ये इतना ही है, हमको 650 चाहिए, 1300 तक चाहिए। तो क्या करते हैं, इसको डेड डैश करते हैं, तो यहाँ पे हम 1300 मेंशन कर देते हैं, है ना। ऊपर के देख लीजिए, ऊपर हम तक कहाँ तक जाना है हमको, ऊपर 650 तक जाना है। तो देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 150, फिर लिखता हूँ 300, फिर लिखता हूँ 450, फिर लिखता हूँ मैं 600, फिर लिखता हूँ 750। यहाँ पे कहीं 150 आएगा, है ना, तो 650 आएगा यहाँ कहीं। तो बिंदु को मेंशन करते हैं। पहला बिंदु दिए 0,650, तो एक्स मतलब कि ये जीरो यहाँ पे है, 650 कहाँ तक जाना है, ऊपर तक जाना है, मतलब कि यहाँ पे कहीं है हमारा 650, मतलब कि ये बिंदु यहाँ पे आएगा कितना, 0,650। ठीक है। दूसरा बिंदु दिया है एक्स का वैल्यू 1300 तक जा रहा है, मतलब कि ये एक्स जो है यहाँ पे हमारा 1300 यहाँ तक कहीं जा रहा है। वाई हमारा जीरो है, मतलब कि यहीं पे हुआ ये। तो कितना आएगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1300,0, ये आया। दर्शा दो भाई इसको, तो कितना आएगा देखिए, ये कुछ इस प्रकार लाइन जाएगी इसको मिलाते हुए। ये ये कौन सा कर्व बना हमारे पास, ये 2x प्लस, सॉरी, x प्लस 2y इजिकल टू 1300। दूसरा भी यही था, x प्लस 2y इजिकल टू 1300। दोनों ही कर्व एक जैसे हैं। देखिए समीकरण सेम आ सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो पॉइंट है बिल्कुल सेम नहीं आने चाहिए। जैसे कि ये दोनों पॉइंट सेम आता है वो ठीक है, लेकिन हमको दो डिफरेंट पॉइंट चाहिए होते हैं, जब तो हमारा लाइन बनेगी। वरना अगर आपको एक 4 पॉइंट मिले हैं बिल्कुल सेम सेम सेम, तो क्या ये यहीं पे आएगा, फिर क्या लाइन बनेगी, या कर्व बनेगा, क्या नहीं बनेगा, खत्म। तो ऐसा हमको नहीं चाहिए, बिल्कुल ऐसे पॉइंट हमको मानने हैं जिसपे ऐसा बन जाए। अब आप कहोगे सर जो बुक है उसमें तो अगल आंसर दिया है, उसमें अगल मेथड से करवाया है, हमको स्कूल में अगल मेथड से करवाया है। देखिए भाई, अगर आपको जो मेथड समझ में आता है वो आप उससे कीजिए। मैंने जी आपको बेस्ट मेथड बताया है, आपको 0 0 रखना है, जो वैल्यू आएगा उसको पुट कर देना है पॉइंटों को। ठीक है, ज्यादा लोड नहीं लेना है माइंड पे। ठीक है, इसका लास्ट क्वेश्चन है वो देखिए, आप साथ के साथ नोट करते रहे होंगे, तो इसको आपने नोट कर लिया होगा, तो इसी उम्मीद से मैं इसको मिटा देता हूँ। तो लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन लिखा है कि 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। तो देखिए माना, इसका थर्ड क्वेश्चन है 3.1 का, तो माना सेब का मूल्य, माना सेब का मूल्य x था, x है, तथा अंगूर बोला है ना, अंगूर, अंगूर का मूल्य 22 रुपये है। ठीक है, माना सेब का मूल्य x है, और अंगूर का मूल्य y है। अंगूर सोच के मुंह खट्टा मीठा तो नहीं हो रहा ना आप लोगों का। हाँ यही बोल रहा हूँ। ये तो पता चला सेब का बात सुन गए, जाके पापा से बोलने लगोगे पापा चाहिए। ऐसा मत करना, और तो साला ऐसा ही है। हाँ तो देखो क्या लिखा है कि 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य से 160 था, मतलब कि
2 kg अंगूर मतलब कि x प्लस 1 kg अंगूर इज इक्वल टू 160। देखो क्या बोला है कि 2 kg सेब प्लस x, सॉरी, हाँ जी बाय है, y kg अंगूर टोटल कितने के थे, 160 रुपए के थे। तो हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई, समीकरण 1 बन गया। दूसरा क्या लिखा है, 1 महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। कितने का, 4 किलो सेब, 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। साला दुगना कर दिया यार इन लोगों ने तो, मतलब अब तुम खाने लायक नहीं रहे, है ना। तो ये आपका आधा आंसर आ चुका है ना। तो देखिए इनको भी आगे सॉल्व करते हैं, और ज्यादा कुछ नहीं है। तो देखिए समीकरण हम एक से क्या करेंगे, एक से तो इसमें x के इजिकल टू 0 हम रखेंगे। क्या रखेंगे, x इजिकल टू 0, x इजिकल टू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू मुझे सीधा सीधा कितना मिल जाएगा। देखिए y का वैल्यू मुझे मिलेगा 160। तो बिंदु क्या मिला मुझे, बिंदु मुझे मिला 0,160। दूसरा देखिए, अगर मैं y का वैल्यू 0 रख देता हूँ, तो y का वैल्यू मैं 0 रखूंगा तो 2x इजिकल टू 160, x का वैल्यू आ जाएगा 160 का आधा 180। बिंदु मुझे मिलेगा 80,0। आपको ऐसा तो नहीं लग रहा मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं है मेरे को। अपन क्योंकि बहुत सारे अपन ने पहले क्वेश्चन कर लिए, इसलिए आपको ज्यादा अच्छे समझ में आ रहा होगा, इसलिए मैं जल्दी सोच के जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ। तो समीकरण सेकंड से देखिए, अगर मैं x का वैल्यू फिर से 0 रख दूं, समीकरण नंबर 2 में x का वैल्यू 0 रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा, बचेगा 2x इजिकल टू j 300। इसका भाग इसमें देंगे तो y का वैल्यू मेरे पास कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा, 150 आ जाएगा, है ना। 300 का आधा 150, है ना, 150। और बिंदु क्या मिलेगा मुझे, बिंदु बना 0,150। अगर मैं y का वैल्यू 0 रख दूंगा तो देखिए ये 0 हो जाएगा और x का वैल्यू बचेगा 4x इजिकल टू 300। और x का वैल्यू 3 का भाग 4 में देंगे तो देखिए लिख देता हूँ मैं, 300 भागे 4 काटो, इसको काटेंगे 2 से, ये आएगा 150, और 2 से 150 काटेंगे तो आएगा 85, 85 नहीं 75 आएगा, सॉरी। तो x का वैल्यू आया मेरे पास 75। बिंदु मेरा क्या बना, बिंदु देखिए क्योंकि हमको बिंदु इंपॉर्टेंट है, 75,0। ये हमारे पास 4 बिंदु आ गए हैं, कौन कौन से, ये एक बिंदु ये आ गया है, दूसरा बिंदु ये आ गया है, तीसरा और ये चौथा। तो इसको जल्दी से हम प्रदर्शित कर देते हैं हमारे ग्राफ में। तो देखिए ये कोई हमारे पास माइनस वैल्यू है नहीं, तो हम अच्छे से ग्राफ बनाते हैं। ये है और ये ठीक है, इसको और लंबा ले लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, 0,0 है। अब देखिए वैल्यू बड़ी बड़ी दी है तो अच्छे से लेते हैं। ये काम करते हैं 20-20 के गैप में ले लेते हैं ना, तो जल्दी हो जाएगा। हाँ 20-20 गैप में ठीक रहेगा। तो एक्स हमारा जा रहा है कहाँ तक, 80 तक जा रहा है। हाँ 80 तक जा रहा है, और बाय हमारा कहाँ तक जा रहा है, 160 तक जा रहा है। तो देखिए अच्छे से लेते हैं, तो 20, 40, 60 और 70, 60 के बाद हो जाएगा 80। यहाँ पे कहीं हमारा 70 आएगा और यहाँ पे कहीं हमारा 75 आएगा, है ना। चाहो तो 15-15 का ले लेते, 15 ले लेते तो ठीक रहता, 15×4 = 60, 15×5 = 75, 80 हो जाता। ठीक है, 80-80 का ठीक है, 20-20 का ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमको जाना है कहाँ तक, 150 तक, 160 तक जाना है। तो क्या करेंगे, 20 लेंगे, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, ठीक है। ये हमारा आवास हो गया 160 तक, और 160 ये हमारे पास बाय था और ये हमारे पास एक्स था, ठीक है, 0,0 था। पहला बिंदु देखिए,
0,160 मतलब पहला बिंदु x का वैल्यू 0 मतलब कि हमको जाना है 160, जहाँ पहुंच गया भैया, यहाँ से यहाँ पहुंच गया, पहला बिंदु मिल गया। दूसरा बिंदु दिया है 80, x 80 है तो यहाँ पर पहुंच गए हम। देखो इन दोनों को मिला दो, मिलाएंगे तो कैसा जाएगा, कुछ इस प्रकार जाएगा। मिला दिया सर। दूसरा दिया है 0,150 मतलब x 0 मतलब ये है, 150 मतलब ऊपर जाना है, मतलब कि यहाँ पे कहीं आएगा, ये बिंदु हो गया एक। और दूसरा दिया है 75,0, 75 कहाँ तक जाएगा सर, 60, 60 के बाद 70 और 75 यहाँ पे कहीं आएगा। इन दोनों को भी मिला देंगे हम लोग, तो किस प्रकार मिलाएंगे देखिए, ये मिल गए। देखिए ये थोड़ा ऊपर नीचे है क्योंकि बोर्ड पर सही से बन नहीं पाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल बोर्ड तो है नहीं कि हम बिल्कुल मेजर कर देंगे। इसलिए आप कॉपी पे आप पेन कॉपी लेकर बनाओगे ना तो अच्छे से बना पाओगे। तो ये वाला जो लाइन है वो है हमारे पास 2x, मार्कर भी खत्म हो गया है, 2x प्लस बाई इजिकल टू 160, और ये नीचे वाला हमको दिया है वो है हमारे पास 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। तो इसका ये फाइनल आंसर हो गया है। आप ये ध्यान नहीं देना है कि आपको जो कॉपी है, जो किताब आपकी एनसीईआरटी है उसमें किस प्रकार दिया है, आपको सिर्फ मेथड पे ध्यान देना है, कंसेप्ट को समझना है, जिससे आप मल्टीपल क्वेश्चनों को आप अटेंड कर पाएंगे। आप आपको अगर आपने वीडियो को अच्छे से समझा है, आपको अच्छे से डाउट क्लियर हो गए हैं, क्या करना था आपको, सबसे पहले जो आप क्वेश्चन को पढ़ना है, एनालिसिस करना है, उसके बीजगणितीय बनाना है, बना लिए सर। उसके बाद में क्या है, पॉइंट निकालने हैं, 0,0 रख के निकालना है और उसको ग्राफ में दर्शा देना, जो कि आपको 9th क्लास में ही आपने सीख लिया था, तो इसमें कुछ पढ़ने वाली बात नहीं है। ज्यादातर क्वेश्चन जो 3.1 है और 3.2 है, इससे ज्यादातर क्वेश्चन आते नहीं, ओटी टाइप के आते हैं। तो आएंगे तो बन सकता है 3.1 से क्वेश्चन। ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं विलोपन के, प्रतिस्थापन के, बृजगुण विधि के, ज्यादातर नहीं आते हैं, लेकिन दो विधि के 100% क्वेश्चन पूछ लेता है। तो अगले वीडियो में हम 3.2 पढ़ेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ। इस वीडियो में अगर आपको कोई डाउट रहता है अच्छे से समझ में, अगर कोई गलती से बाय मिस्टेक डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि उनको भी पढ़ने में आसानी हो, अच्छे से वो भी पढ़ सकें। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और उसके साथ में बटन है उसको भी दबा लेना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम।